हेलो फ्रेंड्स, विनायका हिस्ट्री क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हमने पुरातात्विक स्रोत के अभिलेखों के बारे में डिटेल में बात किया था और उसके बारे में बताया था। आज के लेक्चर में हम लोग जो दूसरे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस बच गए थे, जिसमें कि सिक्के, स्मारक, पेंटिंग, स्कल्पचर, रिमेन्स वगैरह आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे और उनको डिटेल में जानने की बात करेंगे कि किस तरह से ये सारी चीजें हमें पुराने इतिहास के बारे में जानकारी देती है। सबसे पहले हम अगर सिक्कों की बात करें कि सिक्कों से सिक्के जो है वो किस तरह के सिक्के होते थे, सिक्के कौन चलाते थे, सिक्कों से हमें किस तरह की जानकारी मिलती है, तो हम देखेंगे कि जो सिक्के हैं, सिक्कों से जो जानकारी या सिक्कों का जो अध्ययन है, सिक्कों से संबंधित जो अध्ययन है, उस अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक के नाम से जाना जाता है, न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। और भारत में सिक्कों या जो मुद्राओं का जो इतिहास है या अध्ययन है, वह हमारे लिए विशेष महत्व रखता है, क्योंकि जो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस हैं, वो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस में सिक्के भी आते हैं और उस सिक्कों से हमें बहुत सारी जानकारी जो है इतिहास के बारे में मिलती है। क्योंकि हमारे पास जो सिक्के हैं, वो सिक्के आज के सिक्कों की तरह नहीं है, बल्कि थोड़े वो दूसरे तरह के हैं और इतने ज्यादा सफाई के साथ या इतने अच्छे से नहीं लिखे गए, बनाए गए हैं, जिससे कि हम एकदम से उनसे पूरी तरह से जानकारी प्राप्त करें। लेकिन फिर भी ये जो सिक्के, पुराने टाइम के जो सिक्के होते थे, जिनको कि उस समय के हम कहें कि प्राचीनतम जो काल के या सबसे जो एंशिएंट टाइम के जो सिक्के हैं, वो सिक्के हमारे टाइम के सिक्कों के तरह के नहीं होते थे, क्योंकि वो सिक्के जो है वो पीट पीट के बनाए जाते थे किसी हथौड़े से या किसी दूसरे औजार से। इसीलिए उन जो पुराने सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं, उन सिक्कों को आहत सिक्के के नाम से जाना जाता है, उनको आहत सिक्का कहा जाता है। और ये जो ये आहत सिक्के थे, इन सिक्कों पे आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार का कोई लेख नहीं है, किसी भी चीज उस पे, किसी भी तरह का कोई चीज उस पे लिखा नहीं गया है, जिस कारण से हम देखते हैं कि ये हमारे लिए उसका अर्थ क्या था, उन सिक्कों का अर्थ क्या था, वो ठीक ठीक समझ नहीं पाते हैं। हमारे लिए समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उन सिक्कों पे इस तरह की कोई चीजें लिखी नहीं गई थी, बल्कि वो बस पीट पीट के अपने प्रयोग के लिए बनाई गई थी। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये जो आहत सिक्के थे, जो कि इतने पुराने टाइम के थे, उसके पहले मैं एक और बात बता दूं कि सिक्कों से जब बात हो गई है, सिक्कों की बात हो ही रही है, तो हम जानते हैं कि हर सिक्के का दो फेस होता है, एक को ऑब्वर्स कहते हैं और दूसरे को रिवर्स कहते हैं। और दोनों ही फेस पे कुछ ना कुछ वो अपना निशान लगाते थे, बनाते थे। आहत सिक्के की विशेष करके बात करें तो, और वो हमें ठीक से पता नहीं चलता है कि उसका मैसेज क्या था। अब एक सवाल ये भी उठता है कि आखिर जब इतना पुराना ये सिक्का है, जिस समय सिस्टम जो है बहुत कम डेवलप हुआ था, तो इन सिक्कों को चलाता कौन था या इन सिक्कों की चलाने के लिए कौन सी अथॉरिटी होती थी। तो हमें पता चलता है कि ये जो आहत सिक्के थे, इन आहत सिक्कों को राजाओं के अतिरिक्त, राजा तो चलाते ही थे, लेकिन इन राजाओं के अतिरिक्त आप देखेंगे कि संभवतः ये कुछ व्यापारी वर्ग के लोग रहे होंगे या व्यापारिक श्रेणियां रही होंगी, या कहें कि नगर निगम रहा होगा जो इन सिक्कों को चलाता होगा और इन सिक्कों को दूसरे जगहों पे फिर उसको यूज के लिए भेजा जाता होगा। तो ये सारे जो सिक्के हैं, इन सिक्कों से भी हमें फिर भी, जब क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंसी है वो पुरातात्विक स्रोतों पे ज्यादा है, तो अभिलेखों के बाद सबसे ज्यादा हमारा जो फोकस होता है इतिहास के बारे में जब जानने की आती है, तो जिन सिक्कों पे ही होता है, क्योंकि ये सिक्के भी बहुत सारी जानकारी हमें देते हैं। इन सिक्कों से बात करें तो इतिहासकारों को, जो विशेष करके आहत सिक्के हैं, तो आहत सिक्कों से हमें ज्यादा जानकारी जो है वो कुछ इतिहास के बारे में मिलती नहीं है या उससे हमें सहायता मिलती नहीं है। इसीलिए आप देखेंगे कि जब उत्तरी भारत जो है, उत्तरी भारत के बैक्ट्रिया के शासकों का एक तरह से कहें कि जब अधिकार हो गया, या बैक्ट्रिया के शासकों ने जब जो जो हिंद यूनानी लोग थे बैक्ट्रिया के, उन्होंने जब उत्तरी पश्चिमी भारत पे अपना अधिकार जमा लिया, तब उन्होंने वहां पे कुछ सिक्के चलाए
और उन सिक्कों पे लिखा हुआ पाया जाता है। और सबसे पहले सिक्कों पे लिखने का काम किसने शुरू किया? जो बैक्ट्रिया के शासक थे, जो कि हिंद यूनानी मूल से आते थे, उन्होंने इस पे सबसे पहले लिखना शुरू किया। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जो भारतीय राजा थे या भारतीय शासक थे, उन्होंने भी एक तरह से इन सिक्कों पे, अपने अपने सिक्कों पे कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर दिया। इसी कारण से हमारे लिए जो बाद के सिक्के हैं, यानी कि जो बैक्ट्रिया के जब शासक आए हिंद यूनानी, और उन्होंने जब भारत पे अधिकार किया उत्तरी पश्चिमी हिस्सों पे, और उन्होंने सिक्कों में जो लिखना शुरू किया, तो उसके बाद भारतीय जब शासकों ने भी लिखना शुरू कर दिया, तो उसके बाद से वो सिक्के जो हमें प्राप्त हुए हैं, उन सिक्कों से हमें भी काफी जानकारी जो है वो मिलने लगती है। अब एक ये भी सवाल है कि जो ये सिक्के थे, इन सिक्कों को से किन किन राज्यों के बारे में या किन किन शासकों के बारे में जानकारी मिलती है, तो मैं आपको बता दूं कि इन सिक्कों से यूनानियों के तरह ही आप देखेंगे कि जो शक थे, जो पल्लव थे, कुषाण शासक थे, इन्होंने भी अपने सिक्के चलाए, जिन सिक्कों से हमें काफी जानकारी प्राप्त होती है उन शासकों के बारे में। लेकिन साथ ही ये भी याद रखना है कि जो पांचाल थे, मित्र शासकों थे, या कहें कि मालव या यौधेय के जो शासक थे, उनकी अगर बात करें तो उनका पूरा इतिहास ही सिक्कों के आधार पे लिखा गया है। गुप्त साम्राज्य के, लेकिन जो गुप्त साम्राज्य है, गुप्त साम्राज्य के समय में भी सिक्कों को चलाया गया, लेकिन गुप्त साम्राज्य के बाद, क्योंकि जैसे ही गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद के जो शासक आए, उन्होंने, जिसमें कि चालुक्य थे, राष्ट्रकूट थे, प्रतिहार थे, या जो दूसरे पाल वंश के जो शासक थे, उन्होंने बहुत कम सिक्के चलाए, जिस कारण से उनके बारे में सिक्कों से हमें काफी कम जानकारी प्राप्त होती है। ये तो हो गया कि सिक्कों से किन किन शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। अगर हम बात करें अब कि सिक्कों से जानकारी क्या मिलती है उस राजाओं के बारे में या उस राज्य के बारे में, तो हाँ, आप देखेंगे कि जो गुप्त साम्राज्य था या गुप्त शासक जो थे, उनके बारे में अधिकतर जानकारी जो है वो उनके अभिलेखों से मिलती है। बावजूद उसके जो उनके सिक्के थे, उनके सिक्कों से उनके उपलब्धियों पे काफी प्रभाव पड़ता है, या कहें कि उन सिक्कों से उनके जो जितना भी उन्होंने उपलब्धियां प्राप्त की थी, वो कुछ कुछ उसमें सिक्कों में जरूर मिल जाता है हमें। उसके अलावा अब बात उठती है कि इन सिक्कों की जो संख्या है, मान लेते हैं कि अगर कोई एक ही तरह का कोई सिक्का किसी जगह से बहुत सारी संख्याओं में प्राप्त होता है या ज्यादा संख्या में प्राप्त होता है, तो इससे हम ये अनुमान लगाते हैं कि ये जो क्षेत्र है या ये जो एरिया है जहां से कि बहुत सारी संख्या में जो सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं, उससे पता चलता है कि ये एरिया उस राजा के शासन के अंतर्गत आता होगा या उसके शासन केंद्र के आसपास का क्षेत्र रहा होगा। उसके अलावा आप देखेंगे कि कई सारे सिक्कों पे डेट भी लिखा हुआ मिला है, तिथि भी लिखी हुई मिली है, जिससे हमें उस राज्य के बारे में, उस राजा के काल के बारे में, समय के बारे में जानकारी हमें मिल जाती है कि वो राजा किस काल में शासन कर रहा था। उसके अलावा जब मैंने बताया कि सिक्का जो होता था, उस सिक्के का दो फेस होता था, तो एक फेस पे कई बार तो वो अपने बारे में या अपने राज्य के बारे में या डेट वगैरह होता था, दूसरे फेस पे कई बार जो ये राजा होते थे वो किसी ना किसी देवी देवताओं के भी चित्र बनवाते थे, और जैसे ही वो किसी सिक्के पे हमें किसी देवी देवता का चित्र मिलता है, तो हम उससे आसानी से पता कर लेते हैं कि वो जो शासक था, वो शासक किस धर्म को फॉलो करने वाला होगा, किस धर्म को मानता होगा, या उस धर्म के, उस राज्य के ज्यादातर जो जनता होगी वो किस धर्म को मानती होगी। तो हम सिक्कों से उनकी धार्मिक स्थिति के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। अब एक और बात ये आती है कि सिक्कों की क्वालिटी की बात करें, सिक्कों में कि किस तरह से सिक्कों में कौन कौन से मेटल का, तो उस समय किसी भी शासक की अगर बात करते हैं और उसके सिक्के में देखते हैं कि उस सिक्के में अब मिलावट होने लगी है, यानी कि कोई शासक चांदी का सिक्का जो है वो जारी करता है
और उस जारी किए हुए सिक्के में अगर खोट है या उसमें कोई दूसरा मेटल मिला के उसकी आकृति और उसके वजन को बनाया जा रहा है, तो इससे हमें पता चलता है कि उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो कहीं ना कहीं इतनी अच्छी नहीं थी या उसकी इकोनॉमिक कंडीशन जो है वो खराब हो रही थी। इसी तरह हम लोग एक और चीज देखते हैं कि जो गुप्त राजा थे, गुप्त शासक थे, उनमें कई सारी एग्जाम्पल हम लोगों को मिलता है जहां पे कुछ कुछ घटनाओं को भी वो लिखवाते थे या उस पे बनाने की बात करते थे। जैसे समुद्रगुप्त की बात करें तो आप कह सकते हैं कि इससे पांचवा जो एक हमारा जो जानकारी मिल जाता है वो ये है कि हमें एक जगह समुद्रगुप्त के सिक्कों में अश्वमेध का जिक्र मिलता है। अब अश्वमेध का जिक्र मिलता है तो उससे समुद्रगुप्त के जो शासनकाल था उस शासनकाल में अश्वमेध यज्ञ के बारे में जानकारी प्राप्त हो जाती है। हमें ये पता चल जाता है इस बात से कि जो समुद्रगुप्त था उसने अपने शासनकाल के दौरान अश्वमेध यज्ञ किया था। अब अश्वमेध यज्ञ क्या होता है ये आप जानते हैं, आपने रामायण महाभारत हमारे यहाँ बहुत अच्छे से पढ़ा या दिखाया जाता है, उसमें आप जानते हैं कि अश्वमेध का क्या मतलब होता है, इस पे हम नहीं जाएंगे। उसी तरह आप बात करें तो चंद्रगुप्त के जो चांदी के सिक्के थे, अगर उसको देखा जाए, 7वां पॉइंट अगर लिखें आप और देखें कि चंद्रगुप्त के जो सिक्के थे तो चंद्रगुप्त के सिक्के कई बार आप देखेंगे कि चांदी के प्राप्त हुए हैं। यानी कि चांदी के सिक्कों के प्राप्त होने का मतलब ये है कि उसने कहीं ना कहीं शकों को हराया था, जो शक सम्राट थे उन लोगों को हराया था, क्योंकि उस टाइम में चांदी का ज्यादा उत्पादन जो है, ज्यादातर उत्पादन चांदी का जो देखा गया है वो कहां पे होता था, पश्चिमी भारत में होता था, जिससे कि उन लोगों का अधिकार था। तो इस बात से हमें ये पता चल जाता है कि चंद्रगुप्त ने किस तरह से शकों को पराजित किया था या उनको पराजित अपने राज्य में मिला लिया था। उसके अलावा आप देखेंगे कि गुप्त काल के जो सिक्के हैं उस पे लिखा हुआ मिला है, कहीं एक भाग पे आप देखेंगे कि कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, तो दूसरे भाग पे आप देखेंगे या तो देवी देवताओं का चित्र बना है या कुछ और चित्र बना हुआ है, जिससे हमें पता चल जाता है कि गुप्त काल में जो साहित्य थे, गुप्त काल में जो कला था, दोनों का ही विकास बड़े अच्छे तरीके से हो रहा था और इसीलिए हम लोग उनके कला और साहित्य के बारे में भी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं बस उनके सिक्कों के आधार पे। भारत में बात करें कि आखिर सिक्कों के आधार पे इतिहास लिखने का काम किसने शुरू किया या कौन है वो आदमी व्यक्ति जिन्होंने इस पे काम किया, तो इसमें एक इतिहासकार का नाम आता है जिसका नाम है डीडी कोसांबी। डीडी कोसांबी जो है उन्होंने सबसे पहले सिक्कों के आधार पे इतिहास लिखने का काम शुरू किया। और वर्ल्ड की बात करें तो उसमें पहले से और भी लोग हैं जो शामिल हैं इसमें, लेकिन हम भारत के अगर आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज की बात करें, भारत की सिक्कों के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए भारत के सिक्कों की जब बात आती है तो उसमें डीडी कोसांबी का नाम जरूर आता है, क्योंकि इन्होंने सिक्कों के आधार पे इतिहास लिखने की शुरुआत की। अब बात किया जाए दूसरे, ये था सिक्कों से क्या क्या जानकारी मिलती है या सिक्के हमारे लिए क्यों एक स्रोत के रूप में महत्वपूर्ण है। अब दूसरे जो हमारे यहाँ टॉपिक था या आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंतर्गत जो दूसरा या तीसरा जो कारण जो स्रोत था जिसको कि हम लोग स्मारक या मोन्यूमेंट्स कहते हैं, तो अगर हम स्मारक या मोन्यूमेंट्स की बात करें तो इससे भी हमें कई तरह की जानकारी जो है मिल जाती है, क्योंकि हम जानते हैं कि भारत में मंदिर बनाने का या आप देखेंगे बौद्ध विहार या दूसरे इस तरह के स्तूप वगैरह बनाने की जो प्रचलन है वो बहुत पुरानी टाइम से चला आ रहा है। और यही देखते हैं कि प्राचीन काल में महलों को, मंदिरों को या उसके वास्तुकला को अगर देखा जाए तो उससे हमें काफी जानकारी प्राप्त होती है इन स्मारकों को देखने के बाद। ये स्मारक हमें उस समय के वास्तुकला के बारे में बताते हैं, आर्किटेक्चर के बारे में बताते हैं, उस समय के जो मंदिर का आर्किटेक्चर था उसके बारे में बताते हैं,
अब जब मंदिरों का जिक्र हो ही रहा है प्राचीन काल के, तो हम ये भी देख लेते हैं कि मंदिर जो है वो किन किन शैलियों में बनाई जाती थी। अगर मंदिरों की शैली की बात किया जाए कि कैसे मंदिर हमें बताती हैं कि किस तरह का उस समय आर्किटेक्चर या कला जो है वो विकसित हुआ था, तो आप देखेंगे कि उत्तर भारत में जो मंदिर बनाने की जो शैली थी उसको आप नागर शैली के रूप में देखते हैं, या जो नागर शैली है उसी रूप में उत्तर भारत के सारे मंदिर जो है वो बनाए जाते थे। उसी तरह से दक्षिण भारत में मंदिरों का बनाने का जो शैली है वो अलग तरीके का होता था, जिसको कि द्रविड़ शैली के रूप में देखते हैं या द्रविड़ शैली कहा जाता है। अब एक और शैली जो है इस समय हमें दिखाई देता है, जो कि दक्षिणापथ का जो इलाका है वहां पे ये दिखता है। ये दक्षिणापथ के इलाके में जितने भी मंदिर बनाए गए हैं वो सारे के सारे मंदिर आप देखेंगे कि वो बेसर शैली में बनाए गए हैं। अब बेसर शैली का क्या मतलब है? बेसर शैली में मोस्टली हम देखते हैं कि ये एक इस तरह का शैली होता था मंदिर बनाने का, जिसमें कि नागर शैली और द्रविड़ शैली दोनों ही तरह के आर्किटेक्चर को मिक्स करके बनाया जाता था, और इसीलिए यह बेसर शैली के नाम से जाना जाता है। और बेसिकली ये दक्षिणापथ के मंदिरों में ये शामिल होता था। अब इनसे जानकारियों में आप देखेंगे कि जो जहां कहीं भी मंदिर मिलता था या स्तूप मिलता था या विहार मिलता है, तो इनको देखने के बाद जब एक ऑब्जर्वेशन हमारा आता है तो हम ये देखते हैं या हम ये पता लगा लेते हैं कि किस तरह से उस समय में जो तत्कालिक लोग थे या तत्कालिक समय था, उन लोगों के धार्मिक विश्वास किन चीजों से मिलते, किस रिलीजन या धर्म से मिलते जुलते थे। उसके अलावा अगर हम बात करें मूर्तियों की, हम बात करें स्कल्पचर की, तो मूर्तियों का या स्कल्पचर का भी ट्रेडिशन जो है वो पुराने समय से चलता आ रहा है, जिसमें आप देखेंगे कि कुषाणों ने, गुप्तों ने और गुप्तोत्तर काल में जो मूर्तियां बनाई गई थी, उनसे उस समय के जो जनसाधारण थे, उस समय के जो लोग थे, उन लोगों के धार्मिक आस्थाओं के बारे में या उनकी जो कला विकसित किया था उन्होंने, उस कला के बारे में जानकारी भी हमें प्राप्त होती है। क्योंकि उसकी अगर हम देखते हैं मूर्तियों को, तो वो जो मूर्तियों की बनाने का जो स्टाइल है, उनका जो एक तरीका है, उससे हमें काफी उनके कलात्मक जो चीजें हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है, उनके धार्मिक आस्थाओं के बारे में हमें जानकारी मिलती है। साथ ही हमें यह भी जानकारी मिल जाती है कि किस तरह से गुप्त काल में या कुषाणों के समय में या कहें कि इवन जो गुप्तोत्तर काल था उसमें भी मूर्ति कला जो है वो काफी विकसित हो चुका था, या मूर्ति कला जो है वो एक तरह से अपनी अस्तित्व में अच्छे तरीके से आ चुका था। कुषाण काल की मूर्तियों की बात करें, कुषाण काल की मूर्तियों में विदेशी प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। उनमें कुषाणों के जो मूर्तियां हैं उनकी अगर बनावट को देखें, उनकी अगर कला को देखें, तो उनमें ज्यादातर जो प्रभाव है वो प्रभाव एक तरह से विदेशी दिखाई देता है, और कहीं ना कहीं उसमें विदेशों का भी झलक हमें देखने को मिल जाता है। उसी तरह आप देखेंगे कि भारहूत है, बोध गया है, सांची है, या कहें कि अमरावती है, यहाँ की मूर्ति कला में वहां की जो जनमानस है, वहां की जो साधारण लोगों की जीवन है, उस जीवन के बारे में जानकारी दी गई है। इसी तरह हम लोग देखें कि एक के बाद एक करके कैसे हमारा जो सिक्के हैं, स्मारक हैं, स्कल्पचर है, इनसे जानकारी मिलती है। बाकी के जो भी हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के अंतर्गत जो स्रोत हैं वो बच गए हैं, उसको हम अगले लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये लेक्चर ज्यादा लेंथी हो जाएगा। अब आप जब हमें अब दूसरे वीडियो को लेके आएंगे, तो उस दूसरे वीडियो में सारे ही आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के साथ साथ लिटरेरी सोर्सेस का भी डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।